नेताओं को अब होश आया है तो एक एक कर बोले। पहले गृह मंत्री बोले और अब प्रधानमंत्री बोले। सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को गहरी चिंता जताई है और कहा कि इस जघन्य घटना से उन्हें बहुत दुख हुआ है। लोगों का इस मुद्दे पर गुस्सा जायज है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से शांति की अपील करते हुए कहा कि मैं भी 3 बेटियों का पिता हूं और इस मामले में लोगों के गुस्से को भली भांति समझता हूं। Citizens, there is genuine and justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family, and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. We are constantly monitoring her medical condition. Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events leading to clashes between protesters and police forces. Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. दिल्ली के दिल ने सोमवार को किले की शक्ल ले ली। यह नजारा उस समय देखने को मिला जब इंडिया गेट तथा रायसीना हिल के आसपास के इलाकों में गैंगरेप के मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यहां तैनात किए गए पुलिस बल ने न केवल इंडिया गेट को खाली करा लिया बल्कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। हालांकि इस व्यवस्था के कारण रोज सफर करने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजीव चौक समेत दिल्ली के 9 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को भी सड़क मार्ग के बंद होने और 9 मेट्रो स्टेशनों के बंद होने के कारण भारी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने रफी मार्ग को भी बंद कर दिया और अशोक रोड कॉपरनिक्स मार्ग पर एक तरफा मार्ग ही खोला गया था। रफी मार्ग और रायसीना हिल पर बैरिकेडिंग के कारण आसपास के दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को भी अपने अपने पहचान पत्र दिखाने पड़े। इंडिया गेट, रायसीना हिल और अन्य स्थानों पर भी मीडिया कर्मियों को भी जाने से रोका गया। राजीव चौक समेत 9 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा मध्यरात्रि को की गई थी, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाई। इसका नतीजा यह रहा कि आज सुबह वहां भारी संख्या में यात्री पहुंचे, जिनको मेट्रो बंद होने के कारण बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। देश में आंदोलन के हालात पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज मौजूद थीं। दिल्ली गैंगरेप मामले में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नितिन गडकरी राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उन्होंने गैंगरेप मसले पर चर्चा की। साथ ही राष्ट्रपति से प्रणब मुखर्जी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मुलाकात के बाद बीजेपी ने कहा बैठक संतोषजनक रहा और राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि मामले में जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज बीजेपी के कोर ग्रुप और महामंत्रियों की एक मिलीजुली बैठक विशेष रूप से अध्यक्ष जी ने बुलाई थी, जिसमें महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को लेकर जो देश भर में आंदोलन हो रहे हैं उन पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा की गई। जब लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर आए तब हमने 2 सुझाव इस सरकार को दिए। पहला मेरी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं। सुझाव कल मैंने गृह मंत्री जी को दिया। प्रदेश में कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया है। आज आगरा में कई वाहन आपस में टकरा गए। प्रदेश भर में कोहरे ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा के पास एक इनोवा की टक्कर हो गई। इसके बाद एक एक करके लगभग 1 दर्जन वाहन आपस में टकराते गए। कुछ लोगों को छोटी मोटी चोटें भी आईं, लेकिन एक्सप्रेस वे कर्मचारियों ने उन्हें सकुशल दूसरी गाड़ियों से गंतव्य तक पहुंचाया। स्थानीय पुलिस ने सभी गाड़ियों को क्रेन लगाकर हटवाया।
रामपुर के बीएसएनएल के एक अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता का उनके सरकारी निवास के एक कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला। राजेश कुमार गुप्ता रामपुर में बीएसएनएल विभाग में TDM यानी टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट पर तैनात थे और अपने सरकारी निवास पर अकेले रहते थे। उनका परिवार अलीगढ़ में रहता है, साथ में फॉलोवर रहता है जो रात में चला गया था। पुलिस अब फॉलोवर से पूछताछ कर रही है। एक अधिकारी की मौत पर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। अब पुलिस की जांच में अहम सुराग का खुलासा हो सकता है। बड़े दिन की खुशियों में डूब गई है सरोवर नगरी, जहां एक और शहर भर में घूमकर सांता क्लॉज उपहार बांट रहे हैं, वहीं शहर के तमाम चर्चों को प्रभु यीशु के जन्म को लेकर सजा दिया गया है। नैनीताल में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शहर के विभिन्न हिस्सों में सांता क्लॉज की परेड निकाली गई। इस दौरान सांता ने लोगों को उपहार देकर क्रिसमस की खुशियां बांटी। वहीं प्रभु यीशु के जन्म को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर के तमाम चर्च और चैपल प्रभु यीशु के जन्म को लेकर सजा दिए गए हैं। सदर्न एशिया के पहले मेथोडिस्ट चर्च में भी प्रभु यीशु के जन्म की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का दौर भी जारी है। अब से कुछ ही समय बाद प्रभु यीशु का जन्म होगा और इस घड़ी का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना लोधा के गांव बाजीतपुर में मिट्टी का तेल डालकर 2 लोगों को जला दिया। संपत्ति विवाद में मामा ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कर रही है जांच। मामला लोधा थाने क्षेत्र के बाजीतपुर गांव का है, जहां हरपाल और दिनेश नाम के 2 लोगों को कमरे के अंदर सोते समय मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। कुछ दिन पहले मकान को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सफल महाकुंभ के आयोजन का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक नई पहल की है। दरअसल इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष व्यवस्था की जा रही है। कुंभ में केवल 300 बेड का अस्पताल ही नहीं बनेगा, बल्कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं के बीमार होने पर उन्हें मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को सफल करने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार की एक नई पहल हुई है। सरकार का दावा है कि इस बार होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की जा रही है। दरअसल अब कुंभ में भी समाजवादी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई 108 एम्बुलेंस चलाई जाएगी। यही नहीं, लगभग 300 बेड का एक विशेष अस्पताल भी बनाया जाएगा, जहां पर श्रद्धालुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। महाकुंभ यानी आस्था से जुड़ा हुआ कुंभ। जी हां, इस बार होने वाले महाकुंभ में जहां उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार ने एक नया ऐलान किया है। दरअसल इलाहाबाद में होने वाले कुंभ में आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने के साथ साथ 300 बेड का एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि आने वाली 28 तारीख को खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन उस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। दरअसल कुंभ को लेकर खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि अब कुंभ में कहीं पर भी धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी कुंभ की तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने दावा किया है कि इस बार पहली बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समाजवादी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी 108 एम्बुलेंस सेवा रहेगी। मतलब अगर कोई श्रद्धालु बीमार होता है तो तुरंत ही उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया जाएगा और उसका इलाज करने के बाद उसे घर तक मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। बहरहाल ये पहली बार होगा जब कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी, बल्कि सरकारी खर्च पर ठीक होने के बाद उन्हें घर तक भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के ये दावे किस हद तक कामयाब साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। वुमेन पावर लाइन 1090 में मात्र 38 दिनों में 61,500 छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज किए गए और जबकि पिछले 9 महीनों में लगभग 39 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और रेप के बाद हत्या के मुकदमे सामने आए हैं। सूबे में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 38 दिनों में 61,500 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं दर्ज हुई और सूबे की राजधानी के शोधेगर्दी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 38 दिनों में 2358 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं राजधानी लखनऊ में सामने आई। 16 मार्च से अब तक नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और उसके बाद
हत्या के 39 मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 7 मामलों में एनएसए जैसी बड़ी धाराओं पे कार्रवाई भी की है और संवेदनशील जगहों पे सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात करके इन घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश भी कर रही है। इन आंकड़ों के अनुसार सरकार अपराध को रोकने में नाकाम रही है और सिर्फ योजनाओं के बूते अपनी पीठ थपथपा रही है और इंतजार में है दिल्ली जैसी किसी बड़ी राक्षसी वारदात के। लखनऊ के विकासनगर इलाके का एक परिवार आज अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जी हां, पीएनबी बैंक के बैंक मैनेजर शैलेंद्र सिंह ने आज अपने पूरे परिवार को गोलियों से भूना और फिर खुद को भी गोली मार ली। थाना विकासनगर के मकान नंबर 5/143 में अपने पूरे परिवार के साथ रहने वाले पीएनबी बैंक के मैनेजर शैलेंद्र सिंह को आज अचानक ना जाने क्या हो गया कि उन्होंने अपने पूरे परिवार पर गोलियों की बौछार कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना के बाद जहां शैलेंद्र की पत्नी अरुणा और बेटी निहारिका की मौत हो गई, वहीं शैलेंद्र और उनका बेटा निशांत जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस के अनुसार शैलेंद्र मानसिक अवसाद से शिकार थे। पीएनबी में मैनेजर हैं, ये डिप्रेशन के शिकार हैं। इन्होंने सुबह सोते हुए अपने फैमिली के लोगों को, जिनमें इनकी पत्नी है, बेटी है और बेटा है और खुद ये हैं, इन्होंने सबको गोली मारी और खुद अपनी गोली मारी, जिसमें सबको सूचना पे इनको ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां इनकी पत्नी अरुणा की डेथ हो गई है। निहारिका बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है और इनका और इनके बेटे का इलाज चल रहा है। जहां डॉक्टरों का कहना है कि बैंक मैनेजर शैलेंद्र और उनके बेटे की हालत अभी गंभीर है, वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग जोर पकड़ रही है और काफी हद तक केंद्रीय आलाकमान भी प्रदेश में बदलाव करने को तैयार है। लेकिन परेशानी अब यह है कि सांसद भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, जबकि सामने लोकसभा चुनाव खड़ा है। ऐसे में मतभेद भी उभरने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से यशपाल आर्य को बदलने की तैयारी कर रही है, लेकिन सभी के दिल को भाए ऐसा चेहरा अभी तक कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई है, इसलिए चुनाव दर चुनाव आर्य को ही चलाया जा रहा है। हालांकि दावेदारों की लंबी फहरिस्त है जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखे हुए हैं और जिन पर आला कमान की भी नजरें हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सांसदों ने भी ताल ठोक दी है। सांसद सतपाल महाराज और प्रदीप टमटा दोनों प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चाहते हैं। महाराज सीएम की कुर्सी नहीं मिलने का गम प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पाने पर भुलाने को तैयार है। वहीं हरीश रावत अपने कैंप से प्रदीप टमटा को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वहीं हरीश रावत का दावा तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्हें प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि इस बात के भी अंदेशे जताए जा रहे हैं कि अगर सांसदों में से किसी एक को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी में गुटबाजी एक बार फिर बढ़ जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में सांसद अपनी सांसदी बचाएंगे या फिर प्रदेश की 500 सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे, वह भी ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री रहते हुए विजय बहुगुणा टिहरी लोकसभा सीट भाजपा पर जाने से नहीं रोक सके। हालांकि सांसद अपनी लॉबिंग में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। सतपाल महाराज तो मीडिया कैमरे में अपनी दावेदारी नकार रहे हैं, लेकिन प्रदीप टमटा तो अपने संसदीय क्षेत्र में किसी को मंत्री ना बनने की भी दुहाई दे रहे हैं। राजधानी दून के सबसे पुराने बाजारों में शुमार पलटन बाजार इन दिनों राजनेताओं की राजनीति का अड्डा बनकर रह गया है। हाल ही में देहरादून के पुलिस कप्तान ने पलटन बाजार में दोपहिया वाहनों के आवाजाही पर रोक के निर्देश दिए थे, जिसके बाद व्यापारियों ने इसका विरोध किया था और पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने से उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। आज कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी व्यापारियों के साथ बाजार का मुआयना करने पहुंचे, जहां कुछ व्यापारियों ने एसएसपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी दुकानों को 2 घंटे बंद रखा। धस्माना के अनुसार किसी भी नियम को डंडे के बल पर लागू कराना सही नहीं है, जिसका वो विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश जारी करने से पहले एसएसपी को व्यापारियों के साथ बैठक करके कोई योजना बनानी चाहिए थी। वहीं पलटन बाजार में आने वाले लोग दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक से खुश हैं। उनके अनुसार पलटन में कभी भी दुपहिया वाहनों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। हफ्ते का
का पहला दिन यानी सोमवार सरकारी शक्ति का सोमवार बनकर सामने आया, जहां सरकारी शक्ति की वजह से दिल्ली के आम शहरी अपने ही शहर में कैद हो गए और 10 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। कोशिश यही थी प्रशासन की तरफ से कि पब्लिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद जनता सड़कों पे उतरी और प्रदर्शन का दौर सोमवार को भी जारी रहा।